हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड डूइंग योर स्टडीज़ वेरी वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट बिजनेस लॉ, उसका फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जिन भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाइए आप इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट कीजिए, चाहे स्पीड में देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट पूरी देखना आप उसको। उससे जो अभी आपको क्लासेस के रिगार्डिंग डाउट्स आते हैं वो क्लियर होंगे, प्लस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड भी हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं। सेकंड पॉइंट है, स्टार्टिंग में हम थोड़ा स्लो चलेंगे, रीज़न बीइंग क्योंकि आप एक नया लॉ पढ़ने जा रहे हैं, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा पहले कभी। आपको बेस बनाने के लिए भी थोड़ा ज़रूरी है, थोड़ा स्लो चलेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। उसके बाद धीरे 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 दो चार क्लासों के बाद हम स्पीड पकड़ लेंगे। सो प्लीज़ स्टार्टिंग में थोड़ा पेशेंस रखना। चीज़ों को हम कई बार मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे, एक ही चीज़ को मैं 10-10 बार समझाऊंगा, आपको समझ भी आ जाएगी, तब भी समझाऊंगा कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसको आप समझ के चलना। चलिए देखिए, एक पेज पे आई ट्राइड कि आपको पूरा का पूरा इंडेक्स मिल जाए, ठीक है, आपको रेफर करने में आसानी हो। अच्छा, एक बार बताओ, हम बिजनेस लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो लॉ क्या होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं घुसेंगे इसमें, बट फिर भी हमें पता तो होना चाहिए लॉ होता क्या है। देखो, लॉ क्या होता है, एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे कि किसी पर्टिकुलर चीज के लिए कुछ रूल्स बना दिए गए हैं, जैसे मान लो जो कोर्ट में आपने देखा ना, फिल्मों में कोर्ट में जाता है, कोई इंसान के ऊपर केस चलता है, क्रिमिनल होता है, तो क्रिमिनल के रिगार्डिंग बहुत सारे रूल्स बनाए हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन बनाए हुए हैं, प्रोविजंस बनाए हुए हैं कि अगर इस केस ये चीज इसमें किसी ने चोरी की तो ये सजा है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो ये सजा है, किसी ने किसी का इतने नुकसान कर दिया तो ये सजा है। तो क्या हो गया, ये इस तरीके के रूल्स बना दिए गए, उसका एक एक्ट बना दिया गया, इंडियन पिनल कोड। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, आपके स्कूल का, ज़्यादा समय तो नहीं हुआ आपका स्कूल से निकले। स्कूल में देखो क्या होता था, क्या क्या रूल होते थे। आपको सुबह 7 बजे पहुंचना है स्कूल, लेट हुए या तो हमारी तरह, हमारे ज़माने की तरह डंडे पड़ेंगे पीटीआई सर से, उसके बाद एंट्री होगी, या फिर आपको स्कूल में एंट्री नहीं होगी। एक रूल हो गया। दूसरा, आपका एक ड्रेस कोड होगा, शर्ट पैंट शूज़ टाई बेल्ट, उसका एक कलर होगा पर्टिकुलर, वही पहन के जाना है आपको, ये भी रूल है। एक रूल है, इतने बजे लंच होगा, इतने बजे आपको लंच खत्म होगा, ये भी एक रूल है। इतने बजे से पहले आप स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, ये भी एक रूल है, ठीक है, स्कूल प्रेमिसेस से बाहर नहीं जा सकते। और क्या होता है सर, एग्जाम में सर कैलकुलेटर नहीं ले जाने देते आपको, ये भी एक रूल है। एग्जाम में बैग और किताबें नहीं ले जाने देते, मतलब आपको रूम के बाहर रखनी पड़ेंगी ना, अंदर तो नहीं ले जाने देते, ये भी एक रूल है ना। तो एक रूल बन गया, इतने सारे रूल को मिला के लॉ बन गया। कौन सा, किस चीज का लॉ, आपके स्कूल का लॉ। ऐसे हर चीज के लिए अलग अलग रूल्स बने हुए हैं, अलग अलग लॉ बने हुए हैं, जिसके अंदर उस पर्टिकुलर चीज के लिए लॉ रूल्स बने हुए हैं। अलग अलग लॉ के अंदर अलग, उसके अंदर लॉ और रूल्स बने हुए हैं। जैसे कि अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ही पढ़ने जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें प्रोविजंस पढ़ेंगे, वो होंगे रूल्स, और कॉन्ट्रैक्ट हो गया उस रूल्स का लॉ, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लॉ की यही है कि बहुत सारे रूल्स को मिला के किसी चीज के लिए एक एक्ट बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं हम लॉ। सिंपल है। और हमने यहाँ पे क्या देखेंगे, और देखिए, मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ। देखिए, लॉ भी बहुत तरीके के होते हैं, क्रिमिनल लॉ अलग होते हैं, सिविल लॉ अलग होते हैं। वैसे सिविल लॉ में मर्केंटाइल लॉ भी आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी लॉ है, मतलब बहुत तरीके के भी लॉ हैं। बहुत तरीके के लॉ में से भी कुछ अलग अलग एक्ट बने हैं, तो भी मोटे मोटे तौर पर समझो। जैसे कि मान के चलिए बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ एक बहुत बड़ा टर्म है। अब बिजनेस लॉ के अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आता है, सेल ऑफ पार्टनरशिप एक्ट भी आता है, आपका क्या कहते हैं, एलएलपी भी आ जाता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जो हम पढ़ने वाले ना यहाँ पे, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी आ जाता है। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे बिजनेस लॉ हैं, जो बिजनेस से रिलेटेड लॉ बने हुए वो सारे लॉ आ जाते हैं। तो बिजनेस लॉ को आप क्या बोल सकते हो, मर्केंटाइल लॉ भी बोल सकते हो, कमर्शियल लॉ भी बोल सकते हो। आई होप इतना क्लियर है। थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में जान लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट क्या था जी, कॉन्ट्रैक्ट था 1872 में ये एक्ट आया था। ऑफकोर्स अंग्रेजों के टाइम का एक्ट है, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे। उस टाइम पे एक्ट बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी इसी में लिखा हुआ था, किसी को सामान बेचना है, खरीदना बेचना है, उसके बारे में भी अगर कुछ सही गलत होता है तो उसको कैसे टैकल करके चलना है, वो भी इसी में लिखा हुआ था। पार्टनरशिप में आना है, दो दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो भी इसी एक्ट में ही लिखा था। तो क्या हुआ, ये एक्ट बना था 1 सितंबर 1872 में। उसके इतने सारे सेक्शन थे, 1 to 266,
लेटर ऑन इन 1930 सेक्शन 76 से लेके 123 तक सेक्शन हटा के, इसमें जो चीजें लिखी थी हटा के एक नया एक्ट बना दिया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है। सिमिलरली 1932 में 1932 सेक्शन 239 से हटा के सेक्शन 239 टू 266 तक, यानी जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लास्ट वाला पार्ट है वो हटा के अलग एक्ट बना दिया गया, पार्टनरशिप एक्ट, द पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। आपके सिलेबस का पार्ट क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये अलग है, वो अलग है। अच्छा, बहुत पहले ये होता था आपके सिलेबस का पार्ट, पार्टनरशिप एक्ट। आई होप ध्यान में रखोगे इस चीज को। चलिए पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हमारा पहला चैप्टर वो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेजरली हमें डेफिनेशन और मीनिंग ही पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। इससे समझने से पहले एक चीज समझ लो, डेफिनेशन देखो क्या लिखे, 2E 2B। देखो मैंने क्या कहा अभी कि छोटी मोटी चीजें आपको मैं एक्स्ट्रा समझा के चलूंगा ताकि आपका बेस बने, आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आए। अब लॉ पढ़ते हो ना, कभी भी किसी भी लॉ को पढ़ोगे इंडिया के खासकर, तो उसमें जो सेक्शन 2 होता है ना, इसके अंदर उस लॉ में जितनी भी डेफिनेशन और मीनिंग आते हैं ना, उनके बारे में बताया होगा। जैसे देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, वो सेक्शन 2 के सब सेक्शन H में है। कैसे पढ़ेंगे इसको? सेक्शन 2 जो ब्रैकेट में होता है उसे बोलते हैं सब सेक्शन, सेक्शन 2 सब सेक्शन H। ठीक है, पढ़ना तो आपको आगे होगा इतने में। और इसके आगे भी अगर कुछ मैं लगा दूं ऐसे करके A, तो आ जाएगा सेक्शन 2 सब सेक्शन H सब क्लॉज A, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अभी छोड़िए, अभी इतना ही समझिए। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2H में, वो क्या कहती है कि ऐसे एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, तो ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। इसकी इक्वेशन बना दी है आपकी बुक में। क्या बना कॉन्ट्रैक्ट का मतलब? ऐसे एग्रीमेंट जो इनफोर्सिबल ऑफ एग्रीमेंट हो या फिर इनफोर्सिबल ऑफ लॉ हो, कुछ भी बोल लो आप। अभी आपके ऊपर जा रहा है, मुझे पता है, सुनते जाओ, क्योंकि ये हम आपको क्या समझना है समझो। देखो, कॉन्ट्रैक्ट समझने के लिए हमें अग्रीमेंट समझना पड़ेगा और एनफोर्सिबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट समझना पड़ेगा। अग्रीमेंट समझने के लिए देखो, अग्रीमेंट की डेफिनेशन ये रही। अग्रीमेंट समझने के लिए अग्रीमेंट किन किन चीजों से बना है? ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन। यानी अग्रीमेंट समझने के लिए आपको ये तीनों समझने पड़ेंगे। और ये दोनों कहां पे आते हैं? ये दोनों आते हैं प्रॉमिस के अंदर, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस। तो हमें इसको इस वे में पढ़ना है, नीचे से ऊपर, तब आपको समझ में आएगा। पहले क्विकली समझा देता हूं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है मैं इसका एग्जांपल भी दूंगा। उसके बाद इसका एक और चार्ट बना के चलेंगे, बढ़िया सा ट्राई करूंगा मैं, देखते हैं कितना अच्छा बनता है आपको, ताकि ये छप जाए आपके दिमाग में। चलिए पहले देखिए, प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस क्या होता है? ऐसे प्रपोजल जो एक्सेप्ट हो जाएं वो प्रॉमिस बनते हैं। मतलब सर एक एग्जांपल लेता हूं, आपको याद रहेगा। आपने अपनी किसी फ्रेंड को, मान लो आप लड़के हो, है ना, लड़के का एग्जांपल लेकर चल रहा हूं मैं। आपने अपने फ्रेंड को प्रपोज किया, ठीक है, कि विल यू बी माई, ठीक है, गर्लफ्रेंड या फिर वाइफ, जब भी आप करोगे ऐसा। उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहां खुश मत हो ना, एग्जांपल पे आओ। उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये क्या बन गया? प्रॉमिस। यानी जहां पे ऑफर भी हो सकता है, प्रपोजल, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ऑफर या प्रपोज। आपने ऑफर किया या फिर आपने प्रपोज किया, एक ही बात है। उसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गया आपका प्रॉमिस। ठीक है, अब आते हैं ऊपर, अग्रीमेंट। अब एग्जांपल मैं चेंज कर रहा हूं क्योंकि ये वाला एग्जांपल आगे नहीं कैरी होगा। अग्रीमेंट क्या होता है? ऐसे ऑफर और एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर भी हो एक्सेप्टेंस भी हो। पहले वाला एग्जांपल, आपने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे एग्जांपल चेंज कर रहा हूं मैं। मान लो आपके पेरेंट्स ने मान लो उनको घर बनवाना है, 2 मंजिला घर बनवाना है। वो गए किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, या चलो देसी भाषा में बोलते हैं ठेकेदार के पास। उन्होंने उससे बोला कि तुम मेरा घर बना दो 2 मंजिल का, और तुम बना दोगे? उसने बोला बना दूंगा। आपके पेरेंट्स ने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, ये बन गया प्रॉमिस। ठीक है, उसमें उसने बोल दिया कि हाँ मैं बनाने के कितने लूंगा? 5 लाख रुपए लूंगा। तो यहां पे क्या इंक्लूड हो गया? कंसीडरेशन। तो जब कंसीडरेशन मिल जाए ना इस प्रॉमिस में,
तो बन जाता है आपका अग्रीमेंट। तो सर यहाँ पे इन दोनों की जगह पे प्रॉमिस को क्यों नहीं लिख दिया गया? ये आपकी बुक में ऐसे दे रखा है दोस्त, इसलिए मैंने लिखा है समझाने के लिए। आपको पेपर में इन दोनों के साथ साथ ये भी लिखना है, या फिर आप क्या लिख सकते हो वो भी देख लो। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो अपने पेपर में, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। आप चाहे ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए, ये वाली, चाहे ऊपर वाली, दोनों लिख सकते हो, ये वाली भी ये वाली भी। आपकी बुक में ये दे रखा है, कई जगह ये, बहुत सी बुकों में ये दे रखा है, तो इसमें जब तक आप ये नहीं लिखोगे आपका आंसर पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना है। इसलिए आपको याद रहे, इसलिए मैंने इसको पहले ऐसे लिखवा दिया और फिर इसके बाद में ऐसे ऐड करा अलग कलर से, ठीक है। अब आता है कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर अग्रीमेंट भी हो गया, अब आप, उसने बोल दिया कि 5 लाख लूंगा, लेकिन क्या ये आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया, ये तो चलो अच्छी बात है, ये तो आपने घर बनाया, कॉन्ट्रैक्ट बनाया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल थोड़ा सा और चेंज करता हूं, अजीब सा। आपने बोला किसी को सुपारी दी कि मेरे, है ना, कॉलेज में इस लड़के के साथ, यानी इसको थोड़ा पीट दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। देखो यहाँ पे उसने बोला हाँ मैं पीट दूंगा, उसने हाँ भी कर दिया, प्रॉमिस बन गया। और उसने ये बोल दिया कि मैं इसके इतने रुपए लूंगा, तो अग्रीमेंट भी बन गया। लेकिन क्या ये एनफोर्सिबल बाय लॉ है? किसी लॉ के तहत ये चीज सही है? आपने किसी को मारने का, पीटने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया और पैसे भी डिस्कस हो गए दोनों के बीच में कि भैया इतने पैसे लूंगा, लेकिन क्या ये इनफोर्सिबल बाय लॉ? इनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब क्या हुआ? लॉ के तहत आ रहा है, लॉ इसको मंजूरी दे रहा है कोई, तो क्या ये किसी लॉ में आएगा? अब मान के चलो उसने आपसे पैसे ले लिए और किसी को पीटा भी नहीं, ठीक है, मान के चलो अब एग्जांपल में, तो क्या आप कोर्ट के पास जा सकते हो? क्या आप थाने में, पुलिस के पास, चलो कोर्ट तो छोड़ो, बहुत दूर का होता है, पुलिस के पास जाओगे कि पुलिस साहब आप थाने गए, आपने बोला कि मैंने ना इसको 5 लाख रुपए दिए थे मेरे किसी कॉलेज में एक लड़के को पिटवाने के, और इसने 5 लाख रुपए ले लिए, उसको पीटा भी नहीं, तो पुलिस वाला क्या आपकी बात सुनेगा? उल्टा आपको मार के भगाएगा। तो ये किसी लॉ के तहत नहीं बना हुआ, ये जो आपका अग्रीमेंट बना है ना, ये लॉ में नहीं आता, किसी लॉ के तहत पारित नहीं माना जाएगा। पारित कह रहा हूं, किसी के लॉ के अंतर्गत नहीं आएगा ये, ठीक है। तो वो उस अग्रीमेंट में इनफोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट बोल लो या इनफोर्सिबल ऑफ लॉ बोल लो, आप दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है, अग्रीमेंट या वर्ड लॉ। इसको प्लस की जगह ऐसे लिखो, ऐसे मत लिखो, ऐसे कंफ्यूज हो गया आप यार, आप दोनों में से कुछ बोल लो। तो ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब पहले ना एक एग्जांपल, बढ़िया सा एग्जांपल लेकर पूरी सिचुएशन समझते हैं, फिर इसको आगे बढ़ के चलेंगे, अदरवाइज आपको ये याद नहीं रहेगा। देखिए मान लीजिए चलो जो एग्जांपल ले रहे थे ना वही डिस्कस करते चलते हैं। आपके पेरेंट्स वाला एग्जांपल लिया था ना मैंने, कैसे लिखूं? देखिए पेरेंट्स लिख लेता हूं, आपके पेरेंट्स, ड्राइंग पे मत जाना, इसमें तो नाश्ते बना दिया मैंने। अब इन्होंने किसको दिया? ठेकेदार को। ठेकेदार लिख दिया, कॉन्ट्रैक्टर लिखूं? चलो देसी में लैंग्वेज में लिखते हैं, ठेकेदार, ठीक है, इसको ही बना दिया मैंने, चलो दाढ़ी मुझे बना दिया हल्की सी। अब देखो आपके पेरेंट्स हैं, ये ठेकेदार है, 2 पार्टी हो गई। इन्होंने इसको क्या बोला? एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया? क्या? घर बनाने का। क्या? घर बना देता हूँ एक छोटा सा, अगर बनता है तो, ठीक है, 2 मंजिला घर बनाने को बोला। ये छत समझ लो ऐसे ही, ठीक है, ये लो एक आधी टेढ़ी मेढ़ी खिड़की बना दी। ये घर बनाने को इसने बोला, ऑफर दिया। अब इन्होंने, ठेकेदार ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए आपके दोस्त? इन दोनों को मिलाकर हम इसको क्या बोलेंगे? प्रॉमिस। ठीक है, अच्छा ये प्रॉमिस बन गया। अब इस प्रॉमिस में इनको क्या बनवाना था? इनको, पेरेंट्स को आपको क्या बनवाना था? हाउस। ठेकेदार को क्या चाहिए इसके बदले? हमारी मैंने क्या बात की थी? 5 लाख की बात की थी ना, 5 लाख। अब ये क्या हो गया? कंसिडरेशन।
ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मिल गया तो अभी क्या बन गया, अग्रीमेंट। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब ये जो बना, इस कंसिडरेशन के बाद क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया। आई होप इतना समझ में आता है। अब ये अग्रीमेंट अगर किसी लॉ के तहत आता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ है। अब देखो घर बनवाना और ये आपने करा, अब इसी अग्रीमेंट में मान लो आपने, ये अग्रीमेंट एक एनफोर्सेबल बाय लॉ है, इसके आपने कागज वागज बनवा लिए, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, आपने इसके कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, एक पेपर वर्क कर लिया, लो ऐसे बना देता हूँ, एक पेपर वर्क कर लिया, लिख लिया, स्टैम्प पेपर करवा लिया, इस पे कोर्ट से स्टैम्प लगवा लिया, नोटराइज करा लिया, आपका नाम आ गया, उसका नाम आ गया, सामने वाले ठेकेदार का, और एग्रीमेंट में आ गया कि ये वाली ईंटें लगेंगी, ऐसे काम होगा, वैसे काम होगा, इतनी छत बनानी है, जो भी चीज़ आपको करवानी है आपने अग्रीमेंट में लिख दिया। ये अग्रीमेंट किसी ना किसी लॉ, ये अग्रीमेंट किसी ना किसी लॉ से के अंतर्गत आता है, तो ये क्या बन गया, इन्फोर्सिबल बाय लॉ। और अगर ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ बन गया है तो ये एट द एंड क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। घर बनाना, उसके लिए पैसे देना, उस पैसे के उसके बाद उस अग्रीमेंट को अच्छे से लीगल फॉर्मेट में जो भी उसके कागज बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नोटराइज होता है, स्टैम्प पेपर पे निकलता है, कोर्ट से साइन होते हैं, आपके साइन होंगे, सामने वाले के साइन होंगे, 2 विटनेस के साइन होंगे, जो भी लीगल फॉर्मेलिटी है सारी हो जाती है, तो ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। और ये लीगल फॉर्मेलिटी के साथ साथ ये जो काम था, ये आपका लीगल इंटेंशन भी होनी चाहिए काम करवाने की। मतलब यहाँ तो घर ही बना रहे हो, यहाँ पे कोई गलत काम तो आप कर नहीं रहे, यानी ये कहीं ना कहीं लीगल काम ही है। अगर ये लीगल काम है तो ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, अगर ये लीगल काम नहीं है, ये घर बनवाना और उसके बदले 5 लाख देना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल है। अब ये एग्जाम्पल आप देखोगे समझ में आ जाएगा। अब पहले पढ़ते हैं, फिर से ग्राफ बनाएंगे। इसी पेज को हमें बहुत टाइम देके चल रहे हैं, ताकि ये एक बार आपको पढ़ के आपके पूरी लाइफ तक छपा रहे। ठीक है, अब थोड़ा पढ़ते हैं इसको। अब हमने ऐसे पढ़ लिया, मतलब एग्जाम्पल देख लिया, अब पढ़ के चलते हैं, उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले प्रॉमिस। प्रॉमिस कब माना जाएगा भाई, एग्जाम्पल आपका, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, एक दिया हुआ प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाता है, वही आपका एग्जाम्पल। आपने अपनी फीमेल फ्रेंड को प्रपोज किया, उसने हाँ कर दिया, तो क्या बन गया, प्रॉमिस। एग्जाम्पल चेंज। नाउ उसी प्रॉमिस में कंसिडरेशन, यानी घर बनवाने के लिए आपके पेरेंट्स ने बोला ठेकेदार को, उसने बोला कि हाँ मैं इसके 5 लाख लूंगा, कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो गया, ये बन गया अग्रीमेंट। ठीक है, ये अग्रीमेंट। एवरी प्रॉमिस, वो वाले सारे प्रॉमिस, ये वाला प्रॉमिस है, एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। एक प्रॉमिस या बहुत सारे प्रॉमिस को मिला दिया जाए, उनके साथ कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाए, फॉर्मिंग, तो ये बन जाएगा आपका अग्रीमेंट। यानी कहने का मतलब 2 बंदों ने आपसी में सहमति कर ली कि ये काम होगा, दूसरा उसके बदले में पैसे देगा, ये बन गया अग्रीमेंट। अब आ गया लास्ट, कॉन्ट्रैक्ट। एन अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट बना है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ, अगर वो अग्रीमेंट जो बनाया आपने वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, यानी यहां पे जो आपने अग्रीमेंट बनाया वो किसी ना किसी लॉ के तहत आता है, तो वो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कहने का यहां पे अब सोचोगे सर अग्रीमेंट तो बन ही गया, वो तो अब यहां पे हमने नॉर्मल घर बनवाने का अग्रीमेंट तो कर तो लिया, तो यहां पे तो हम अग्रीमेंट बोल रहे हैं इसको, हम यहां पे हम अग्रीमेंट क्यों नहीं बोल रहे, यहां पे हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोल देते हैं। घर बनवाने का अग्रीमेंट भी तो लीगल ही है, तो नॉर्मली तो है, तो उसी को क्यों नहीं हम सीधा का सीधा कॉन्ट्रैक्ट बोल देते, इसी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि यहां पे हो सकता है आपने ऐसे अग्रीमेंट करे हो जो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है। भाई जैसे मारने वाला एग्जांपल, ठीक है, आपने किसी को पिटवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं उसको मूवीज की भाषा में, लेकिन एक्चुअल में एग्रीमेंट बोल दे दिया, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नहीं, वो लीगल है ही नहीं, वो किसी लॉ के तहत ही नहीं आता। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आपको उसको रीड करना है, वैसे मैंने रीड कर ही दिया है, अब चलो एक और तरीके समझ के चलते हैं, आपको और अच्छा समझाता हूं मैं। एक और ग्राफ बना के समझते हैं, आपको याद रहेगा हमेशा। लेट मी ट्राई। सबसे पहले क्या था, प्रॉमिस या फिर ऑफर, दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो,
मैं प्रॉमिस लिख देता हूं एक बार को, यहां पे लिख देता हूं प्रॉमिस प्लस एक्सेप्टेंस, ये दोनों मिलके क्या बनेगा, सॉरी प्रॉमिस लिख दिया मैंने, माय बैड माय बैड माय बैड, प्रॉमिस कह रहा हूं, सॉरी सॉरी सॉरी, ऑफर, ऑफर बोल लो या प्रपोजल बोल लो, वो प्रपोजल की जगह मैंने प्रॉमिस लिख दिया था गलती से। ये दोनों मिलकर क्या बनता है आपका, प्रॉमिस। ठीक है, अब इस प्रॉमिस में मैं जोड़ दूं, अगर क्या जोड़ दूं दोस्तों, कंसिडरेशन, तो क्या बन जाएगा ये। अब इसी एग्रीमेंट में अगर मैं ये बोल दूं, जोड़ दूं नहीं, मान लो इसमें मैंने क्या बोल दिया कि ये जो एग्रीमेंट है ना ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो अब ये क्या बन गया दोस्तों, अब ये बन गया, इतना आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये लो, अब ये आपका चार्ट तैयार हो गया। अभी कुछ भी देखना है तो आपको ये देख के चलना है। सबसे पहले देखोगे आप कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, फिर प्रॉमिस बन गया, उसके साथ कंसिडरेशन मिला दिया, एग्रीमेंट बन गया, एग्रीमेंट में इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, अगर ये किसी ना किसी लॉ के तहत आता है, इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखो इसका ना एक क्वेश्चन बनता है, ये मैंने ना टॉपिक नहीं एक्चुअली में क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, या तो ये क्वेश्चन आएगा या ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन आएगा तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना है। ठीक है, देखिए ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, पहली लाइन क्या बोलती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। आपके पेपर में कैसा आएगा कि पहले ये बोल देगा, उसके बाद लिख देगा एक्सप्लेन करो इसको कि क्या ये बात सही है, क्या ये कथन सही है जो बोला गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट नॉट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखते हैं इस ग्राफ में, देख के चलो। देखो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कभी ना कभी अग्रीमेंट तो होगा ही। अगर वो अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है, यानी वो अग्रीमेंट सही चीज का है, उसके प्रॉपर कागज वागज बने हुए हैं, किसी इलीगल कोई काम नहीं कर रहे हो तुम, कल इलीगल काम के लिए एग्रीमेंट नहीं बना रखा, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अग्रीमेंट है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? अग्रीमेंट में जब तक ये नहीं जोड़ोगे तब तक तो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट तो इसी से निकल के आया है, अग्रीमेंट से। लेकिन अग्रीमेंट में अगर कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ये ना जोड़ो, अग्रीमेंट में ये ना जोड़ो तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए कहा गया कि हर कॉन्ट्रैक्ट एक अग्रीमेंट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अग्रीमेंट बन के ही तो वापस कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट आप मान लो, क्योंकि उसके लिए आपको ये जरूरी है। बस इतना सा पॉइंट है, इस पे अलग सा क्वेश्चन आता है। गॉट इट? अब देखते हो दूसरा क्या बोल रहा है, व्हाट इज इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट। अब देखो यहां पे हमने थोड़ा सा तो पढ़ा था इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट, यानी वो चीज जो भी अग्रीमेंट कर रहे हो उसकी इन्फोर्सिबिलिटी किसी लॉ के तहत होनी चाहिए, यानी वो चीज किसी लॉ में आनी चाहिए, किसी लॉ के हिसाब से वो सही माने जानी चाहिए वो अग्रीमेंट, तभी उस अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना देंगे, माना जाएगा। अब वो एनफोर्सिबिलिटी क्या क्या कैसे मानी जाएगी, उसका एक बेसिक सा क्वेश्चन में आ जाता है कि बताओ कि एनफोर्सिबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट होता क्या है। एक अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ कैसे होता है, यहाँ पे एनफोर्सिबल बाय लॉ भी लिख सकता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ देखो ये करा होगा ना, ये कहीं पे ऐसे लिखा हुआ होगा या ऐसे लिखा होगा, बात एक ही है। अगर अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब पढ़ के चलते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज अग्रीमेंट, सॉरी ये वाला, विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन। तो यहां पे क्या वर्ड आ गया, ध्यान रखना, दो पॉइंट आ गए यहां पे। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज द लॉ ऑफ ओनली दोज अग्रीमेंट विच क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन विच इज एनफोर्सिबल बाय लॉ। सर क्या बोल दिया इसने कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा ना वो तब माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट है कि जब वो अग्रीमेंट, वो वाले एग्रीमेंट एक लीगल ऑब्लिगेशन बनाएंगे। मैंने क्या एग्जांपल दिया था आपको कि देखो ये घर बनाना भी लीगल है और घर बनाने के बदले पैसे देना ये भी तो लीगल है,
ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, आप घर बनवा रहे हो उससे, नहीं सॉरी, आपका घर बन रहा है, आपको क्या मिला? घर मिला, लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन क्या है कि आपको पैसे भी तो देने हैं 5 लाख उसे, उसको घर बनाना है, आपको पैसे देने हैं। आपकी ऑब्लिगेशन क्या है? पैसा देना, उसकी ऑब्लिगेशन क्या है? घर बनवाना। तो दोनों ऑब्लिगेशन जो है वो लीगल है ना, दोनों ऑब्लिगेशन लीगल हुई। घर बनाना कोई लीगल काम तो है नहीं, घर बनवाना भी कोई लीगल काम नहीं है, तब माना जाएगा कि वो एनफोर्सेबल लॉ है। एन ऑब्लिगेशन इज द ड्यूटी टू डू और नॉट टू डू सर्टेन एक्ट। ऐसी ऑब्लिगेशन जो कुछ काम करने और कुछ ना करने पे भी जो लीगल हो, वो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा सर काम ना करना, ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई काम ना करना? जैसे कि इसका एक आगे तगड़ा एग्जांपल आएगा। जैसे कि आपने दुकान खोली है, ठीक है, और आपने उस एरिया में किसी और ने भी दुकान खोल दी, वो खोलने लग रहा है, उसका मन है खोलना है, अभी खोली नहीं उसने भी, उसको लगा कि मैं भी यहाँ पे दुकान खोलूंगा। आपने आपको पता लगा कि ये दुकान खोलने वाला है, मान लो आपका खाना पीने का काम है कुछ, उसने भी आसपास वो भी अपनी एक शॉप खोलना चाहता है खाने पीने की, ठीक है जी। आपको पता लगा यहाँ पे एक शॉप खुलने वाली है, आपने क्या किया? आप उसके पास गए, आपने उसको बोला कि भाई तू यहाँ शॉप मत खोल, इसके बदले मुझसे 10 लाख रुपए ले ले। तो यहाँ देखो क्या हुआ, उस बंदे को कुछ ना करने के पैसे दे रहा है, टू डू नॉट, यानी नॉट टू डू समथिंग, उसके पैसे मिल रहे, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आगे एक जगह आएगी जहां पे इसी को मना भी कर रहा है, लेकिन कब कर रहा है, एक छोटे से पॉइंट है, छोटा सा, वहां पे आप फंसते हो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक्स ने ऑफर करा अपनी कार बेचना 1 लाख का, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन चल रही है, ये कॉन्ट्रैक्ट की ही डेफिनेशन चल रही है ऊपर वाली, कुछ अलग नहीं सीखा हमने यहाँ। देखो एग्जाम्पल, एक्स ने ऑफर की, एक्स कह रहा है भाई को कि तू मेरी कार लेगा भाई 1 लाख रुपए में, भाई ने कहा भाई हाँ लूंगा, ठीक है। तो ये एग्रीमेंट बन गया। अब दोनों का मन क्या है? एक की ऑब्लिगेशन क्या है? कार देने की, दूसरी की ऑब्लिगेशन क्या है? पैसा देने की। दोनों लीगल ऑब्लिगेशन है ना, दोनों में कुछ गलत बात तो है नहीं, तो ये माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसी में एक बात और जानो, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लीगल इंटेंशन नहीं बनाती, the law of contract is not concerned with those agreements where the party do not have intention to create legal obligation, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। जैसे सर वो कौन कौन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं समझिए, सोशल, डोमेस्टिक, मोरल, रिलीजियस। शॉर्ट में समझते हैं। सोशल, आपने अपने दोस्त को बोला कि भाई कल जिम चलेंगे, ठीक है, कल जिम चलेंगे और तू आ जाए पक्का, तू आ जाएगा, मैं 500 रुपये दूंगा, कोई गलत बात नहीं, ठीक है। आपने बुला लिया उसको, वो नहीं आया कल जिम आपके पास आपके साथ, तो क्या आप कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स कर सकते हो कि हाँ जी जज साहब ये कल नहीं आया, मैंने उसको बुलाया था? नहीं, ये लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपकी, उसकी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं थी आना, एक सोशल ऑब्लिगेशन कि आपने बुलाया एज ए फ्रेंड, उसको आना चाहिए था, वो नहीं आया, ठीक है। इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी लीगल ऑब्लिगेशन इन दिस सिचुएशन। आई होप इतना आपको समझ आता है। अगला डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का देखो दोस्तों, अच्छा सोशल का ना एक एग्जांपल नीचे दे रखा, तो पहले ये समझ लेते हैं। एक्स इनवाइट किया वाई को डिनर पे, वाई एक्सेप्ट द इनविटेशन बट फेल्स टू टर्न अप, यानी वो उसने मान तो लिया बट वो आया नहीं, तो क्या है, क्या एक्स कैन नॉट सू, एक्स सू मतलब केस करना, किसी पे केस दायर करना, टू वाई फॉर डैमेजेस बिकॉज ऑफ दिस पार्ट, बिकॉज द पार्टीज टू दिस अग्रीमेंट डू नॉट इंटेंड टू क्रिएट एनी लीगल ऑब्लिगेशन। एक्स ने वाई को बुलाया खाने पे, तो कल मेरे घर खाने पे आएगा भाई, अपनी फैमिली को लेकर आइयो, अच्छा खासा हम तेरे लिए जो भी तेरे को पता सब कुछ बना के रखेंगे। उसने बोल दिया हाँ ठीक है भाई मैं आऊंगा। उसका फ्रेंड अगले दिन नहीं आया, जिसकी वजह से एक्स ने जो एक्स्ट्रा खाना बनाया था उसका नुकसान हो गया, ठीक है, उसका क्या हो गया, नुकसान हो गया। अच्छा सर, तो क्या एक्स जाके कोर्ट में कह सकता है कि सर ये कल मेरे घर पे खाना खाने के लिए नहीं आया और मेरी वजह मेरा इतना नुकसान हो गया? तो कोर्ट कहेगा नहीं, ये आपका एक सोशल अग्रीमेंट था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। अगला डोमेस्टिक। डोमेस्टिक यानी घर में, आपके पापा ने बोला कि मैं तेरे को हर महीने पॉकेट मनी दूंगा 2000 रुपये, 2000 5000 जैसा भी बोला,
पापा ने 2 महीने दिए, तीसरे महीने नहीं दिए। आपने कहा पापा मुझे नहीं पता, मुझे तो चाहिए, मुझे तो मेरी पॉकेट मनी दो, इस महीने की पॉकेट मनी का है। पापा ने कहा नहीं है बेटा, रहने दे, अभी इस बार खर्चा बहुत हो गया। आपने जिद पकड़ ली, नहीं पापा मुझे चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस पर चले जाऊंगा। पापा ने 2 थप्पड़ और लगा दिए, पैसे की तो बातें छोड़ दो। लेकिन आपको गुस्सा आया, आप चले गए कोर्ट, आप केस करने चले गए, थाने में चले गए, चलो कोर्ट तो बहुत दूर की बात है। आपने बोला पुलिस वाले, पापा मेरे अंकल मेरे पापा ने मुझे पैसे नहीं दिए। तो पुलिस वाला कहेगा बेटा नहीं, इन सब चीज़ों के लिए केस नहीं होता, क्योंकि ये आपके डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ठीक है। ये इसमें आप के पापा ने लीगली नहीं बोला कि मैं लीगली तेरे को दूंगा इतने पैसे, ठीक है। लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है उनको पैसा देना, ये एक डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन है। अगला मोरल, आप कहीं जा रहे हो सड़क पे, आप किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप उसे उठा के हॉस्पिटल ले गए और उससे आपने बाद में बोला कि मुझे पैसे दे भाई इसके, मैं हॉस्पिटल लेके आऊँ। आपने कोर्ट में केस कर दिया कि इसने पैसे नहीं दिए मेरे को, मैं तो उसको हॉस्पिटल लेके गया था, तो एक्सीडेंट हो गया था इसका। कोर्ट कहेगा नहीं बहुत अच्छी बात है, आपने इसको संभाला, आपने इसको लेके गए हॉस्पिटल, इसकी जान बचा ली, बट ये आपका एक मॉरल ड्यूटी हुई, मॉरल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मॉरल ऑब्लिगेशन हुई, मॉरल ऑब्लिगेशन ना कि लीगल ऑब्लिगेशन। आपने किसी को गलत सिचुएशन में देखा, किसी तड़पते हुए देखा, आपने आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है उसको बचाना, आपकी कोई लीगल ड्यूटी नहीं बनती। रिलीजियस, आपको कुछ भी रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, भंडारा करना है, ठीक है। भंडारा आपको करना था मान लो 100 लोगों का, आप 80 का कर पाए, आप नहीं कर पाए पूरा, ठीक है, नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। तो 80 के बाद 20 लोग जो लाइन में लगे तो आपके ऊपर केस कर देंगे? नहीं, क्योंकि आपके एक रिलीजियस आपका है। एक तो मैंने थोड़ा बहुत बेसिक एग्जांपल ले लिया, वीक सा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बहुत जरूरी बहुत है इतना समझने के लिए। आई होप इतना क्लियर समझ के चल रहे होगे आप कि जो भी अगर सोशल, डोमेस्टिक और मोरल या रिलीजियस कोई भी ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन करने की, कि जैसे आप मन्नत मांगते हो ना कि मैं ये करूँगा तो मैं यहाँ जाऊँगा, अगर मेरे साथ ये हो गया तो मैं इस मंदिर जाऊँगा, मस्जिद जाऊँगा, गुरुद्वारे जाऊँगा, लेकिन आप नहीं गए तो क्या आप पे कोई केस हो जाएगा? नहीं गया तो नहीं गए, नहीं जा पाए। तो यहाँ पे होता है आपका कॉन्सेप्ट खत्म। ये अलग से क्वेश्चन आएगा, इस क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा लिखना होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, आप सिर्फ पहला पैरा नहीं लिख सकते। पहले पैरे में तो बताया कि कब कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब लीगल ऑब्लिगेशन होगी। दूसरे पैरे में बताया कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, जब लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी। और जिन केस में लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगी तो एनफोर्सेबल एग्रीमेंट नहीं माने जाते। दोनों में आप सेम चीज लिखोगे तो भी चलेगा। आप किसी किसी बुक में दोनों के लिए अलग अलग कंटेंट दिया होगा, बट उसका एंड रिजल्ट, एंड मीनिंग यही आता है। तो इसलिए आप ये चीज भी लिखोगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया था आपका डेफिनेशन वाला पार्ट खत्म। हमने काफी टाइम दे दिया इस पे, बट कोई नहीं, ये चीज आपको याद रहेगी काफी समय तक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा जी दोस्तों, हमने कॉन्ट्रैक्ट तो समझ लिया, कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, लेकिन उसको उसके अंदर और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, यानी सही कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, उसको सही या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो कुछ ऐसे पॉइंट है, अगर वो चीज मिसिंग है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका सही नहीं माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे पहला तो सिंपल वही आ गया आपका प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस, जो हमने पढ़ ही लिया था, है ना। ऑफर यानी प्रपोजल और एक्सेप्टेंस, पहला तो यही आ गया आपका, राइट। सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। व्हेन एन एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन पार्टीज, देयर इंटेंशन शुड क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। क्या बोल रहा है सर ये? जब आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हो, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जैसे घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें दोनों का इंटेंशन क्या है? एक का घर बनवाना है, दूसरे का पैसे लेकर घर बनाना है। ये एक लीगल इंटेंशन हुई दोनों की, उनकी इंटेंशन, उनके मन में कोई गलत भाव नहीं है कि आप किसी को मारने पीटने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो, कोई गलत काम करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो जो इंटेंशन है क्रिएट करने की, वो आपकी लीगल होनी चाहिए। मान लो अब इसी पॉइंट में देखो, इसी पॉइंट में ना आपका ये क्या आ जाएगा, ये वाला पॉइंट भी आप यहां लिख सकते हो, ये ऊपर वाला यहाँ पे। सर कैसे? अब यहीं पे वही वाला ऊपर वाला एग्जांपल आ जाता है।
कि आपके फादर ने आपको पॉकेट मनी देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन 2 महीने दी, तीसरे महीने नहीं दी, तो क्या ये लीगल रिलेशनशिप बना रहे थे वो? आपके पापा के ने आपको जो पैसा देने का रिलेशनशिप बनाया है, हर महीने पॉकेट मनी देने वाला रिलेशनशिप, क्या वो लीगल था? हैं? क्या वो लीगल ऑब्लिगेशन था? लीगल रिलेशनशिप तो नहीं, रिलेशनशिप लीगल नहीं था। जो इंटेंशन थी ना वो लीगल नहीं थी, वो सोशल थी, वो डोमेस्टिक थी। तो ये जो यहां पर हमने पॉइंट पढ़ा ना, ये पूरा का पूरा पॉइंट सेम टू सेम यहां पे है, समझ गए? यानी इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे कि आपने अगर सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल या रिलीजियस कोई कॉन्टैक्ट किया है तो वो आपका इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं माना जाएगा और उसे वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे। यानी आपने मान लो, आपने अगर लिख भी दिया आपके फादर ने कि हाँ मैं लिख के देता हूँ तेरे को इतने पैसे दूंगा हर महीने, और उन्होंने तीसरे महीने मना कर दिया, तो वो नहीं माना जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, यानी आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इसका एक एग्जांपल दे रखा है कि हस्बैंड ने प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को कि वो 30 यूरो है, यानी 3-3.5 रुपए एवरी मंथ एज ए डोमेस्टिक एक्सपेंस। सम टाइम लेटर हस्बैंड एंड वाइफ सेपरेटेड, वो दोनों अलग हो गए, एंड हस्बैंड स्टॉप्ड पेइंग द मंथली एक्सपेंसेस। हस्बैंड ने मंथली जो 30 यूरो देने का वादा किया था उसने मना कर दिया। सब्सिक्वेंटली द वाइफ फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट अलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस, इट वाज हेल्ड दैट इट वाज अ डोमेस्टिक अग्रीमेंट। तो ये क्या हुआ? डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ, यानी हस्बैंड ने बोला था तेरे को हर महीने मैं दूंगा, बस एज ए डोमेस्टिक अग्रीमेंट, लीगली नहीं बोला था। अब कुछ बच्चे को मन में आ रहा होगा, सर ये एलिमनी का केस भी तो होता है, वो इस लॉ में नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, वो अलग लॉ है, वो सिविल लॉ में आता है। अभी हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं माना जाएगा। वो एलिमनी वाला केस अलग होता है, जब वो डाइवोर्स वगैरह हो जाता है ना, कुछ लोगों का डाउट आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं क्लियर करके चल रहा हूं। ठीक है, अगला प्री कंसेंट। आपने अपने मन से घर बनवाने के लिए बोला, उसने अपने मन से घर बनाया, दोनों अपने मन से काम कर रहे हो। लेकिन अगर उसके साथ कोर्शन हुआ हो, कोर्शन मतलब जबरदस्ती, सॉरी धमकी करके कराओ, ठीक है, धमकी जबरदस्ती दोनों वर्ड, बुक भी बोल लो आप, मैं यहां पे लिख देता हूं, मान लो धमकी, हिंदी में लिख रहा हूं आपको याद रहेगा। अनडू इन्फ्लुएंस, इमोशनल अत्याचार कर दिया आपको, जैसे आपका दोस्त क्या बोलता है, भाई चलना यार। मम्मी क्या बोलती है आपको, बेटा कर देना ये काम, चाय बना देना बताओ हमने तुम्हारे लिए इतना किया तो हमारे लिए चाय नहीं बना सकते। यानी कुछ भी अगर इमोशनली आपको इन्फ्लुएंस करके, इमोशनली या फिर कुछ और बहला फुसला के काम कराया, तो वो आता है इसमें अनडू इन्फ्लुएंस। आपको याद रखने के लिए मैं ये लाइन लिख देता हूं, क्या बोला था मैंने, इमोशनल अत्याचार, ठीक है। फ्रॉड धोखाधड़ी हो गया, धोखाधड़ी करके कॉन्टेक्ट किया है किसी ने, तो भी गलत है। आपने उसको धोखाधड़ी करा उसके साथ कि भाई तू मेरा घर बनवा दियो, लेकिन आपने उसे बताया नहीं कि 2 मंजिल बनाना है, उसको लगा 1 ही मंजिल बनाना है, धोखाधड़ी करके कर दिया, फ्रॉड कर दिया। जैसे फ्रॉड का था जमीन खरीदने में बहुत फ्रॉड होते हैं आजकल सुना होगा कि किसी गवर्नमेंट जमीन में, बहुत जंगल साइड है, खाली पड़ी है, किसी बंदे ने, डीलर ने बोल दिया कि यहाँ जमीन कट रही है, लोगों को जमीन बेच दी, काट के, जो भी है कुछ फीट कुछ गज में काट के दी थी, 50-50 गज के प्लॉट काट दिए, 100-100 गज के प्लॉट काट दिए। 1 साल बाद पता चल रहा है जब वहां पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, गवर्नमेंट ने बोला ये तो गवर्नमेंट जमीन है। अब वो जो डीलर था वो तो सबसे पैसा खा के भाग गया। अब गवर्नमेंट ने क्या करा, वहां पे जिन लोगों ने घर बनाए थे वो तोड़ भी दिए, वहां जमीन भी ले ली कि भाई तुमने तो गलत जगह घर ले लिया। तो उस डीलर ने क्या किया, फ्रॉड किया उनके साथ। तो अगर फ्रॉड किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी क्या माना जाएगा, इनवैलिड, यानी वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो इनवैलिड हो जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। मिस रिप्रेजेंटेशन, यानी आपने किसी को झूठ बोला, सही नहीं बता के कुछ और बता के काम करवाया। जैसे उसको अभी हम बात कर रहे थे कि आपने डीलर को, अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अपने ठेकेदार को क्या बोला कि यार ज्यादा काम नहीं करना, बस दीवारें बनानी है और छत बना देनी है, बस इतना घर बनवाना, तो बता कितने लेगा। आप उसको जानबूझ से बोलो कि कम से कम काम करवाना तो कम से कम पैसा ले। लेकिन जब काम उसने स्टार्ट किया, आपका घर बनाना स्टार्ट किया, आपने बोला नहीं तो उस पर ये भी कर, सीलिंग भी बना दे, टाइल भी लगा दे, ये कभी कर दे वो भी कर दे,
तो आपने पहले तो उसको बोला नहीं था, लेकिन बाद में आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा लिया उससे झूठ बोल के। तो मिस रिप्रेजेंटेशन करके भी अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हो तो वो भी इनवैलिड होगा, वैलिड नहीं हुआ। मिस्टेक, कोई गलती हो गई, अगर मान लो दोनों पार्टी में से किसी से गलती हो गई, ठीक है, गलती से आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया कि, या फिर कुछ भी किसी पार्टी की तरफ से गलती होगी, उसने गलती से जो अभी आपका ठेकेदार है वो घर बना रहा था, उसने घर बनाते यानी कुछ एक्स्ट्रा चीजें बना दी या फिर उसने कम कर दिया कुछ, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। यानी आपने दोनों ने जो घर बनाने के लिए बात की थी 2 मंजिल और 2 मंजिल बनाने के लिए 5 लाख, लेकिन 5 लाख की जगह आपने एग्रीमेंट में 50 लाख लिख दिया, 1 जीरो बढ़ा दी। आपकी बात तो ठीक है, आपने घर बनवाने कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन गलती से जहां से भी आप एग्रीमेंट बनवा रहे थे उस टाइप राइटर ने क्या किया कि 1 जीरो ज्यादा डाल दी, तो गलती हो गई ना। लेकिन गलती होगी, कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तो नहीं माना जाएगा। आप दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और उससे साइन कराओ, पूरा स्टैम्प पेपर वापस कागज बनवाओ कोर्ट के, वो अलग बात है, लेकिन वो वाला कॉन्ट्रैक्ट आपका इनवैलिड हो गया। तो इनमें से कोई भी चीज अगर हो गई तो उस टाइम पे आपकी फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये जो लास्ट वाला एग्जांपल लिया, मान लो 50 लाख हो गया उसका एग्रीमेंट गलती से, तो क्या आप घर बनवाने के उसे 50 लाख दोगे 2 मंजिल बनवाने के? तो यहाँ पे तो आपकी जो कंसेंट थी, जो आप पैसा उसे मन से पैसा कितना देने जाते थे 5 लाख, तो आपकी यहाँ पे कंसेंट फ्री रह ही नहीं गई ना, 50 लाख आ गया उसे गलती से, तो मिस्टेक हो गई। लेकिन अगर मिस्टेक हुई है तो वो इनवैलिड ही माना जाएगा, वाले कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, ठीक है। अगला एक छोटा सा पैरा है, ये बाद में समझेंगे, एक और वॉइडेबल कॉन्सेप्ट आएगा तब समझेंगे ये। कंपिटेंट पार्टी, जो भी 2 पार्टी उसमें आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है, तो क्या वो कंपिटेंट हैं? कंपिटेंट मतलब उस काम को करने के लायक हैं। आपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किसी ठेकेदार को तो दोगे, या किसी बच्चे को दे दोगे? कोई 12, 13 साल 14 साल के बच्चे को दे दोगे क्या कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि वो उस काम करने के लायक ही नहीं है, कंपिटेंट ही नहीं है, उसके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं है, ठीक है। या आप इंजीनियर को जो नक्शा बनाने को देते हो, या फिर सीए को किसी को काम देते हो, रिटर्न मान लो उसको आपका टैक्स का कुछ जानकारी चाहिए, आपको जानकारी लेनी, तो किसी सीए से तो पूछोगे आप, या फिर किसी बच्चे से पूछ लोगे आप, उसको काम आता ही नहीं है। या किसी ऐसे जो दिमागी रूप से सही नहीं है बंदा, उसके साथ कोई बिजनेस करोगे? नहीं करोगे। अगर करते हो तो वो इनवैलिड माना जाएगा। तो यहाँ बोला कि दोनों पार्टी होती है वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, यानी उस काम को करने के लायक होनी चाहिए। एक एक्ट कहता है, इस एक्ट को याद रखने की जरूरत नहीं है, यानी वो बंदा मेजोरिटी में होना चाहिए, मतलब मेजर होना चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी, यानी वो 18 साल से ज्यादा का होना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, साउंड माइंड यानी दिमाग से सही होना चाहिए, दिमाग से यानी पागल नहीं होना चाहिए, अगर मैं आपको वैसे लैंग्वेज में बताऊं तो। नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। सर ये क्या बोल दिया उसने, अंग्रेजी की कैसी लाइन बोल दी? देखो लॉ की लैंग्वेज ऐसी होती है, हम नॉर्मल लैंग्वेज समझते हैं। अगर कोई बंदा, किसी के ऊपर कोर्ट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दे कि ये बंदा ये काम नहीं करता, जैसे आपने सुना ना मूवीज में तड़ी पार सुना ना कि किसी ने कोई बहुत बड़ा कोई क्रिमिनल बंदा है, जिस इलाके में रहता है उस इलाके में वो कुछ ना कुछ क्राइम करता ही करता है, तो कोर्ट क्या ऑर्डर दे देती है, मूवीज में देखा होगा आपने, ऑर्डर देती है कि तड़ी पार रहेगा 2 साल 4 साल, जो भी डिपेंड करता है कोर्ट के ऑर्डर पे, कि उन सालों में, यानी 5 साल का मान लो दे दिया उसने ऑर्डर कोर्ट ने, उन सालों में वो बंदा उस इलाके में नहीं आ सकता। ये कोर्ट का ऑर्डर है, यानी कोर्ट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ऐसे कोर्ट ने ये बोल दिया कि ये वाला बंदा ये वाला सामान नहीं बेच सकता, अगर ये बेचेगा तो ये इलीगल कहलाया जाएगा। यानी कोर्ट ने आपके ऊपर, किसी भी बंदे के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगा दी है, किसी लॉ में रेस्ट्रिक्शन लिख दी कि ये बंदा तो नहीं कर सकता ये काम, तो अगर वो काम करोगे तो भी वो इनवैलिड माना जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन, ये लाइन क्या कहती है? अनदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन। तो ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो तभी होगा ना जब वो कंसिडरेशन होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी तभी होगा जब वो एग्रीमेंट होगा, यानी एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन होना जरूरी है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी कंसिडरेशन होना जरूरी है। An agreement made in the absence of consideration is void consideration. Consideration is void
इस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये वॉइड अग्रीमेंट ही हो जाएगा ये तो। वॉइड का मतलब क्या होता है? गलत, नामंजूर। आगे आएगा, अभी इतना समझ कर चलो कि गलत मतलब वो वैलिड ही नहीं है। वर्ड का मतलब इतना है। आगे जब आएगा अगले चैप्टर्स में तो उसको और डिटेल में पढ़ेंगे, आएंगे ये छोटे छोटे वर्ड। इसने क्या बोल दिया सिंपल सा कि लॉफुल कंसिडरेशन, लेकिन आपकी बुक में इसने पूरा नहीं समझाया। कंसिडरेशन होना तो जरूरी ही है कॉन्ट्रैक्ट में, कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, वो वैलिड बना है कि नहीं बना है, हम यहां पे वो वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। इसने क्या बोला कि कंसिडरेशन एक वैलिड एलिमेंट है। भैया वो तो है ही, पहले से ही है, लेकिन अब इसमें क्या लिखना चाहिए था इसको? लॉफुल होना चाहिए जो कंसिडरेशन। यानी घर बनाने के लिए आप उसे क्या दे रहे हो? पैसा दे रहे हो। पैसा एक लॉफुल चीज है ना। आपका वो घर बना रहा है, उसने कहा कि सर आप ना मुझे पैसे मत दो, एक घर बनाने के बदले ना एक काम करो, मेरे ना एक रिश्तेदार को पिटवा दो। तो ये जो कंसिडरेशन होगा ये लॉफुल नहीं हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे अगला पॉइंट, लीगल ऑब्जेक्ट। यानी जो आप काम कर रहे हो, दोनों दो पार्टियां मिलके एक काम कर रहा है, करवा रहा है, वो लीगल है कि वो काम जो है, जो काम है, मान लो घर बनवाना जो हमारा एग्जांपल था, घर बनवाना लीगल काम है, इलीगल है? ऑब्जेक्ट क्या हमारा? घर बनवाना, ये एक लीगल है। हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो लीगल है। अगर लीगल नहीं होगा तो वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, लीगल होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। सिंपल है। एग्जाम्पल देख लेते, चलो किसी किसी का थोड़ा बहुत देख लेते हैं। A agrees to sell certain goods to B. A knows that the goods are to be smuggled out of the country. The contract is unlawful and not enforceable. ये एग्जाम्पल ढंग से बनाया नहीं है आपकी बुक में। एग्जाम्पल मैं बताता हूं उसको आपको। मान लो कुछ ऐसे गुड्स है जो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखे हैं कि इसको आपको एक्सपोर्ट नहीं करना। मान लीजिए ऐसे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि कोई सामान है जो इंडिया में बनता है, इंडियन गवर्नमेंट ने या फिर कुछ हमारे बहुत सारे एक्ट हैं ऐसे, ठीक है, कस्टम एक्ट मान लो या किसी भी एक्ट मान लो, वो बहुत सारे एक्ट होते हैं वैसे तो, अभी हम उसमें नहीं जा रहे, मना कर रखा है कि ये वाले गुड्स, मान लो क्या, ऐसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको। कोई भी बुक मान लो, चलो यार, चलो ये पेन मान लो। अगर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक पर्टिकुलर टाइप का पेन है जो उसकी इंक है ना, ये सिर्फ इंडिया में बनती है और इसका इस्तेमाल सिर्फ इंडिया वाले करेंगे। लेकिन किसी ने क्या किया, अब ए ने तो बेच दिया बी को, उसको क्या पता था कि ये बी इसका कुछ स्मगलिंग करेगा, दूसरे देश ले जाएगा, ये जो बोलना चाहता है। तो लेकिन अगर बी गलत काम कर रहा है, बी इसको कहीं और ले जा रहा है, तो ए ने जो बी को बेचा है ना, ये एग्रीमेंट भी इलीगल, वैलिड नहीं माना जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल आप कुछ और नॉर्मल भी समझ सकते हो। जो पिटने वाला मैंने एग्जांपल बोला था वो भी चलेगा यहाँ पे, लेकिन आपको पेपर में पिटने वाला नहीं लिखना। पेपर में आपको प्रॉपर लिखना है कि इफ यू वांट कि आप किसी को किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो, किलिंग ऐसा वर्ड यूज करना है पेपर में। वहाँ पे आप मारना पीटना नहीं ले सकते पेपर में, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपने वर्डों को सही यूज करना है पेपर में। बहुत सारे एग्जाम्पल मैं थोड़े वैसे बताऊंगा आपको दिमाग में डालने के लिए चीज़ों को, तो वो पेपर में नहीं लिखने। अगला पॉइंट, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। कहीं पे खुद से ना कहा गया हो कि ये गलत है। जैसे कि ऊपर हमने क्या पढ़ा था, पॉइंट पढ़ा था, इन लॉफुल कंसिडरेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, नहीं चलो ठीक है, आप कंफ्यूज होगा अगर वो पढ़ाऊंगा तो। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, एन एग्रीमेंट इन ऑर्डर टू बी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट हैव बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड। सम ऑफ दीज एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट जो कि कहीं पे लिखे हो कि भैया ये करोगे तो ये गलत माने जाएंगे, ये वैलिड माने ही नहीं जाएंगे, ऐसे कोई चीजें कहीं पे अगर लिखी हैं किसी लॉ में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारी चीजें लिखी होंगी कि ये करोगे तो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए इस यहां पे क्या दे रखा है कि मान लो आपने सम ऑफ दिस एग्रीमेंट, कुछ एग्रीमेंट डिस्कस किए हुए हैं, जैसे कि रिस्ट्रेन फ्रॉम मैरिज। आप किसी को कहते हो कि तू किसी को शादी करने से रोकते हो, रोकने का कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो ये इनवैलिड है, वैलिड नहीं माना जाएगा। आप किसी को मना नहीं कर सकते शादी करने से। आप किसी को ट्रेड यानी काम धंधा करने से रोकते हो,
तो ये भी गलत है, ये आपका वैलिड नहीं माना जाएगा, इनवैलिड होगा। आप किसी को कोर्ट में अपना केस चलाने के लिए रोकते हो तो भी आप जो रोक रहे हो वो इनवैलिड चीज है, यानी कोई बंदा अपना केस कोर्ट में चला सकता है। तो ये चीजें कहीं पे लिखी हुई हैं, कुछ कुछ किसी किसी एक्ट से उठाई हुई हैं, वहां पे इन चीजों को लिखा हुआ कि ये चीज आप मन से कर सकते हो, लेकिन कोई आपको ना करने दे, इसको करने से रोके, तो माना यह जाएगा कि वो इनवैलिड है। ठीक है, एग्जाम्पल, अब देखो यहां पे आप फंसोगे। जब मैं ऊपर बात कर रहा था ना, मैंने एग्जाम्पल लिया था एक शायद किसी चीज का, दुकान बंद करने का एग्जाम्पल लिया था ना मैंने ऊपर। चलो यहां डिस्कस करते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको। थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, ध्यान देना यहाँ पे। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ए एंड बी आर कॉम्पिटिटर, यानी दो बिजनेसमैन है, ए या बी है, कॉम्पिटिटर है, दोनों ने खाने के एक प्रॉपर दुकान लगा रखी है बढ़िया से आमने सामने। तो कुछ लोग उस पर जाते हैं, कुछ लोग उस पर जाते हैं खाने के लिए। बी ने क्या किया, बी ने कहा कि मैं तुझे ना कुछ पैसे दूंगा, तू अपना बिजनेस बंद कर दे। ए डिड बट बी रिफ्यूज टू पे हिम द मनी। इन्हें क्या किया, ठीक है भाई बंद कर दिया उसने तुम्हें दुकान, लेकिन बी ने कहा जा नहीं दे रहा पैसे। दुकान बंद करने के बाद बी मुकर गया। यहां पे द अग्रीमेंट वॉज वॉइड बिकॉज इट वॉज इन नेचर ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, देयरफॉर मनी कुड नॉट बी रिकवर्ड। ये जो अग्रीमेंट बनाया था इन ए और बी ने, ये वॉइड था, ये गलत अग्रीमेंट था, ये अग्रीमेंट ही नहीं था। ऐसे अग्रीमेंट को वॉइड अब इनिशियो बोलते हैं, हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। किसी को काम करने से आप मना कर रहे हो, ये एग्रीमेंट ही बेकार है। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है ना, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तो ऐसा आप नहीं कर सकते, ऐसा करते हो तो वो गलत है। अब बी जो ए है जो, अब वो उसने अपनी दुकान मान लो बंद कर दी, तो ए कोर्ट के पास जा सकता है कि इसने मुझे दुकान बंद करने को बोला था और ऐसा ऐसा था, इसने पैसा देने को बोला था, इसने पैसे दिए नहीं। तो क्या बी कोर्ट से बोलेगा ए को कि हाँ तू बी को कि तू पैसे दे भाई इसको, इसने दुकान बंद कर दी? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं बोल सकता वो। ठीक है, नहीं जा सकता कोर्ट के पास अपने पैसे मांगने। अगला, चलिए थोड़ा सा और रह गया, आई नो टाइम हो गया। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू सेक्शन छोड़ दो आप। इफ द एक्ट इज इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस फिजिकली लीगली द अग्रीमेंट कुड नॉट बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एक बात बताओ, आपने अपने दोस्त से कॉन्टैक्ट कर लिया, किसी से भी कॉन्टैक्ट कर लिया कि तू ना 100 मीटर कूद के दिखा दे 1 जंप में, तो क्या ये लीगल, ये पॉसिबल है? तो जो एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट आप बनाते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट को आप इनवैलिड बोलोगे, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, यानी वो किसी भी कोर्ट के सामने आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। सिंपल पॉइंट था। अगला, कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटीज। आपने घर खरीदा या कार खरीदी, चलो एक नया एग्जांपल लेते हैं, कार खरीदी। ठीक है, यहां पे मैं ऐसे छोटा सा बना दूं, आपने कार खरीदी, इस कार के पेपर बनाने थे। ठीक है, ये अपने कार अपने दोस्त से खरीदी, मान लो फ्रेंड से, एक फ्रेंड से खरीदी आपने कार, लेकिन कार खरीदने के बाद आपने उस कार को अपने नाम नहीं करवाया। नाम करवाने के लिए आपको आरटीओ जाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी आईडी लगेगी, उसकी आईडी लगेगी, फिर वो जो भी उसकी आरसी होगी वो आपके नाम पे चढ़ेगी। सिंपल है। तो ये पेपर वर्क तो आपको करना पड़ेगा ना, आपने पेपर वर्क नहीं करे। वो चाहे तो दोस्त जिसने आपको कार बेची, उसने आपसे 1 लाख रुपए जितने भी रुपए ले लिए होंगे, कल को आप उसके खिलाफ कोर्ट जा नहीं सकते। कैसे जाओगे? आपने पैसे दे दिए, वो आपके घर पे आके गाड़ी ले जाके चला जाएगा वापस, आप उसको उसके खिलाफ शिकायत नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, कोई कागजी कार्रवाई भी अगर करनी है, कुछ भी उसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज है जो एक्ट में लिखी हुई हैं, वो नहीं करोगे तो भी आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगला लास्ट, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग इन अग्रीमेंट। आपने किसी अग्रीमेंट में, अग्रीमेंट बोल रहा है, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट अभी एक ही मान के चल रहे हैं, क्योंकि मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या इनवैलिड है ये हम देख रहे हैं। तो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा, सर अग्रीमेंट वर्ड आ गया,
हम तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो वैलिड है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं है, हम तो इसकी बात कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, हम उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे भी मान के चल रहे हैं कि वो अग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। वो सर्टेन है कि सर्टेन नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब कोई भी एग्रीमेंट आप करो वो सर्टेन होना चाहिए, परफेक्टली पता होना चाहिए कि यही काम करना है। सर जैसे जो एग्जांपल दे रखा है मैं वो डिस्कस कर लेता हूं। आपने किसी को ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तेरे को कितना यहाँ पे 1500 टन ऑयल बेच रहा हूं, और सामने वाला कहा हाँ भाई आप वो ऑयल बेच दो मेरे को और इतने रुपए ले लेना। लेकिन कौन सा ऑयल भाई? कौन सा ऑयल? सरसों का तेल, बादाम का तेल, या कैस्टर ऑयल, गोले का तेल, किस चीज का ऑयल, या फिर पेट्रोल डीजल ये वाले ऑयल? ये तो क्लियर नहीं है ना। यानी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो उसकी सर्टेनिटी, यानी वो सर्टेन होना चाहिए, एकदम परफेक्टली पता होना चाहिए कि इस चीज के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगर वो क्लियर नहीं है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो भी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। ठीक है, आई होप आप इतना समझ के चल रहे हो। यहाँ पे हमारा टॉपिक होता खत्म। यहाँ पे मेरा एक पॉइंट रह गया था, क्या रह गया था? हाँ, ये कॉम्पिटिटर वाला। वैसे तो आगे आने वाली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, एक टॉपिक आता है वहां पे डिस्कस होगा। और हमने क्या डिस्कस किया था इसको? हाँ, टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, टू डू नॉट टू एक्ट एनीथिंग। यहां पे देखो हमने क्या बात की थी। देखो हमारा आज की क्लास खत्म हो गई, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है जहां पे आपको कंफ्यूजन होगी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हमने इस एग्जांपल में क्या देखा यहां पे कि ए ने बी को बिजनेस बंद करने के लिए बोला, तो बिजनेस बंद करने के लिए वो बोल ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ना कहीं पे लिखा हुआ है बिजनेस बंद नहीं करना। काम धंधे को मना करना लिखा हुआ है कि आप किसी को काम करने से मना नहीं कर सकते, इसलिए यहां पे वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो गया। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमने पढ़ा था ना, कहां गया? सॉरी, यहां पे नॉट टू डू समथिंग, कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाता है? एक कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है कि आप किसी को किसी काम करने के पैसे दो या किसी काम को ना करने के भी पैसे देते हो। जैसे कि आपने बोला किसी को मान लो आप किसी बिल्डिंग में रहते हो, आपके नीचे पार्किंग है। ठीक है, आपके पास 2 गाड़ियां, एक और पार्किंग है साथ में किसी पड़ोसी की। आप उसको ही बोल रहे हो कि भाई तू अपनी गाड़ी मत पार्क कर, मेरे को अपनी गाड़ी पार्क करने दे, मेरे को अपनी दूसरी गाड़ी पार्क करने दे, तो अपनी पार्क मत कर, वहां पे अपनी गाड़ी खड़ी मत कर। आप उसको कुछ काम ना करने के लिए बोल रहे हो, तो ये भी हो सकता है। तो ये उसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर वहां पे वो लिख दे, किसी एक्ट में लिखा हो कि कार पार्क आप किसी दूसरे की जगह कर ही नहीं सकते, या जो आपके कागज हैं, जो जगह आपके पेपर में मेंशन है उसी पे ही कार पार्क कर सकते हो, अगर किसी लॉ में लिख दिया जाए, तब आप उसको पैसा दे रहे हो, कार पार्क अपनी गाड़ी वहां खड़ी कर रहे हो और सामने वालों को पैसा दे रहे हो, तब ये क्या माना जाएगा? इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन किसी लॉ में नहीं लिखा हो कार पार्क के बारे में, लॉ में क्या लिखा हो? काम को ना करने के बारे में, किसी काम को किसी को धंधा करने से रोकने के बारे में, आप वो नहीं रोक सकते। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। कभी और होगा तो मैं आपको कहीं और टॉपिक आएगा तो मैं इसको और अच्छे से क्लियर करवाऊंगा। अभी के लिए आप इतना समझ के चलिए। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होता है खत्म। नाउ इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि हम 1 शॉट में सारी चीज को रिवाइज भी करेंगे, आपको खुद से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, जितना भी हमने पूरा 1 घंटे से ऊपर लगा दिया है, इसको हम क्विकली रिवाइज करेंगे, क्विकली। ठीक है, हमने यहां से टॉपिक स्टार्ट किया था अपना। देखिए, इससे चलो यहीं से पढ़ता, छोड़ो। प्रॉमिस क्या होता है? प्रॉमिस ये होता है कि एक पार्टी ने ऑफर दिया, दूसरे पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, हो गया प्रॉमिस। प्रॉमिस में अगर दोनों पार्टी दोनों साथ में एग्री हो गई, लेकिन दोनों पार्टियों ने बोल दिया कि मैं तेरे को ये दूंगा, तू मेरे को ये देगा, कंसीडरेशन डिसाइड हो गया कि क्या लेन देन डिसाइड हो गया, तो बन गया अग्रीमेंट। अब वो बन गया अग्रीमेंट, जहां पे आपका कंसीडरेशन आ गया। अब वो अग्रीमेंट में अगर वो अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ है, यानी किसी लॉ के तहत आता है, यानी वो इलीगल वगैरह नहीं है, तो वो माना जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये रहा चार्ट। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बनता है प्रॉमिस,
प्रॉमिस में अगर जोड़ दिया जाए कंसिडरेशन तो बन जाएगा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में जोड़ दिया जाए एनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ, यानी जो एग्रीमेंट बना है ना ये किसी न किसी लॉ के तहत है, यानी इस एग्रीमेंट के बेस पे आप कोर्ट में जा सकते हो अगर, तो वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। आई होप इट इज क्लियर। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए तो एग्रीमेंट जरूरी है, लेकिन क्या एग्रीमेंट के साथ अगर इन्फोर्सिबिलिटी ना हो तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? नहीं, एग्रीमेंट में ये चीज होना जरूरी है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है वो इन दोनों को मिलकर तो बनता है, लेकिन ये इसके साथ मिलकर थोड़ी बना है, ये तो इन दोनों से मिलकर बना है। दोबारा सुनो, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो इन दोनों से मिलकर बनता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट बोल ही सकते हो ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो तभी बना जब वो पहले एग्रीमेंट बन गया था। एग्रीमेंट बन गया था तो एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट होता ही है। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट नेसेसरी टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर अगर ये नहीं जोड़ोगे तो ये बनेगा ही नहीं। आई होप इतना क्लियर है। वही चीज यहां पे डिस्कस कर रखी है हमने। इसी में आगे क्या डिस्कस करते हैं कि अगर आपका इंटेंशन लीगल ऑब्लिगेशन बनाने का था, दोनों पार्टी एक दूसरे से कांटेक्ट करते किसी काम को करने के लिए, वो लीगली ऑब्लिगेशन बनाने के लिए कि आपको भी लीगली ये काम करना है, पैसे देना है, उसको लीगली आपका काम करके देना है, तभी माना जाएगा कि वो एक लीगल ऑब्लिगेशन आप बना रहे हो, यानी कि सही काम के लिए। लेकिन मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो जो कि सोशल, डोमेस्टिक, मॉरल या रिलीजियस ग्राउंड पे करते हो कोई कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या वो लीगल ऑब्लिगेशन मानी जाती है? नहीं, वो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं मानी जाती। आप कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो किसी से, वो डोमेस्टिक है, सोशल है। आपने घर पे कोई बातचीत की, अपने पिताजी से बोला कि आप ये काम कर देना, पिताजी ने आपको कुछ बोला कि आप ये काम कर, बेटा ये काम कर दियो, आपने नहीं किया, तो क्या ये लीगल ऑब्लिगेशन है? नहीं, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, डोमेस्टिक ऑब्लिगेशन है, सोशल ऑब्लिगेशन है आपकी। आपने किसी के रोड पे मदद कर दी, सड़क पे मदद कर दी, ठीक है, तो ये आपकी सोशल ऑब्लिगेशन है, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। कल को इसके ऊपर आपको केस नहीं हो सकता अगर आपने वो नहीं भी किया तो, ठीक है। आप देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो ऊपर आपका बन गया, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट सही है कि नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट किसी लॉ के तहत हाँ माने, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वैलिड माने जाएंगे या इनवैलिड माने जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो उसमें प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होना चाहिए, हमने ऊपर पढ़ लिया है, नहीं पढ़ लिया था हमने। इसको होने में ये दोनों होना तो जरूरी है ही, राइट। अगला, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अभी पढ़ा जस्ट। दोनों पार्टियों की इंटेंशन होनी चाहिए कि वो लीगल ऑब्लिगेशन करे, यानी एक बंदा अपना घर बनवा रहा है, ये भी लीगल काम है, दूसरा बंदा अपना पैसा दे रहा है उसको, ये भी एक लीगल ऑब्लिगेशन ही है कि एक का घर बन जाएगा, दूसरे की लीगल ऑब्लिगेशन बनती है उसको पैसे दे, और सामने वाले की लीगल ऑब्लिगेशन बनती है घर बना के दे। अगला, प्री कंसेंट। आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो, दोनों पार्टियां फ्री होनी चाहिए, वो अपने मन से उस काम को करना चाहिए। अगर वो अपने मन से नहीं कर रहे हो उस काम को, या उस कॉन्ट्रैक्ट में अपने मन से नहीं आए हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब अपने मन से कब कब नहीं आती कोई पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में, वो कौन कौन सी सिचुएशन हो सकती हैं? या तो सामने वाली पार्टी को धमकी दी गई हो, है ना, गोली बंदूक यहाँ रख के काम करवा रहे हो, या फिर किसी को बहला फुसला के काम करा रहे हो आप, या इमोशनल अत्याचार कर रहे हो, या फ्रॉड कर रहे हो, या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी को गलत बता के कोई काम करवा रहे हो, ठीक है। किसी को आप बोल रहे हो कि जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर प्रॉपर्टी डीलर वाला एग्जांपल लिया था कि उसने बोला कि देखो बढ़िया ज़मीन है और इस ज़मीन पे ये इतनी सस्ती मिल रही है, ले लो आप, और ये सरकारी ज़मीन नहीं, ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, इसको आप लो, अपना घर बनाओ। उसने उनको झूठ बोल, मिस रिप्रेजेंट किया, सामने से गलत चीज बता के उनको ज़मीन बेच दी। मिस्टेक पे अपना एग्जांपल लिया था कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया अपना घर बनवाने का ठेकेदार के साथ, वो 5 लाख का बनाया, लेकिन गलती से टाइपराइटर ने 5 लाख को 50 लाख कर दिया, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बनाना ये इनवैलिड माना जाएगा कोर्ट की निगाहों में, ये वैलिड नहीं माना जाएगा। आप क्या करो, अगर आपने देख लिया है तो पूरा का पूरा उसको वापस फाड़ के फेंको और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें डिजिट को 5 लाख करो। तो कोई भी अगर ऐसी मिस्टेक वगैरह हो जाती है, गलती से मिस्टेक है ना, गाना सुना,
गलती से मिस्टेक हो गया। ये थोड़ा सा टॉपिक था जो हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब ये वाला कॉन्सेप्ट आएगा वॉइडेबल का। अगला, कंपिटेंट पार्टी। जो भी पार्टी काम कर रही है, जो भी मतलब दोनों पार्टियां, एक घर बनवाने वाला, हमारे एग्जांपल में बनवाने वाला, एक बनाने वाला। ये सामने बनवाने वाला, भाई ये इतना पैसे हैं इसके पास कि घर बनवा सकता है, हाँ जी है। सामने वाले के पास इतने पैसे, सामने वाला घर बनाना है उसको आता है कि नहीं आता, कंपिटेंट है कि नहीं है, हाँ जी है। क्या वो कोई बच्चा तो नहीं है। इसमें ये भी आ सकता है कि क्या वो मिस्त्री है या कुछ और है। मान लो किसी और को उसको गाड़ी चलाना आता है, वो ड्राइवर से घर थोड़ी बनवा लोगे। वो कंपिटेंट तो है ही नहीं ना, घर बनाने के लिए कंपिटेंट नहीं है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड हो जाएगा। अगर वो बच्चा है तो इनवैलिड हो जाएगा, वो अगर पागल है तो भी इनवैलिड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। या किसी लॉ में लिख दिया गया है कि ये बंदा ये काम नहीं कर सकता, तो भी इनवैलिड माना जाएगा। लेकिन मान लो कि वो बड़ा है ना, वो 25-30 साल का है, लेकिन वो उसको गाड़ी चलाने आता है, उसको मिस्त्री तो है ही नहीं, वो तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है उस काम के लिए, उस पर्टिकुलर काम के लिए अगर कॉम्पिटेंट नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड माना जाएगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। लॉफुल कंसिडरेशन, जो भी आपने उससे घर बनवाया, आप घर बनवा रहे हो, वो आप उसको पैसा दे रहे हो, वो आपका घर बना रहा है, ये दोनों लॉफुल है, ठीक है। यानी आपके लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, आपको घर मिल रहा है बन के 2 फ्लोर, उसको क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं। ये दोनों जो कंसिडरेशन है दोनों लीगल है। ये तो नहीं है कि उसने आपका घर बना के दे दिया और आपने उसको कहने पे उसको किसी रिश्तेदार को पिटवा दिया, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब माना जाएगा कि वो इलीगल कंसिडरेशन है। यहाँ पे दोनों लीगल है। लीगल ऑब्जेक्ट, घर बनवाने से लीगल ऑब्जेक्ट, लेकिन किसी को मरवा देना के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना वो इलीगल ऑब्जेक्ट है। जो काम है ना, जो मेन काम है, जो काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, 2 पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, 2 या 2 से ज्यादा पार्टी कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, वो काम ही अगर इलीगल है तो भी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कुछ चीजें किसी लॉ में या कहीं पे लिखी हो कि ये चीज करना गलत है, तो माना जाएगा कि अगर वो चीज आप करते हो तो भी वो इलीगल माना जाएगा, सॉरी इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जैसे किसी को काम से रोकना, काम करने से रोकना, किसी को शादी करने से रोकना, ये कहीं ना किसी एक्ट में लिखी हुई चीजें, किसी को उसका केस लड़ने से रोकना, कोर्ट में जाने से रोकना, अगर आप करते हो ऐसा तो ये भी आपका इनवैलिड है। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में आते हो इम्पॉसिबल काम करने के लिए, मैंने एग्जांपल लिया था, आप क्या लिया था कि आपने अपने दोस्त को बोला कि तू 100 मीटर कूद के दिखा दे, एक हाई जंप ले, 100 मीटर कूद के दिखा दे, लॉन्ग जंप सॉरी, अगर तू कूद गया तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा। तो ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना, इम्पॉसिबल हो गया। अगर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट आप करते हो, तो ये भी इनवैलिड हो जाएगा। कंप्लायंस विद लीगल फॉर्मेलिटी, अगर आपको कोई लीगल फॉर्मेलिटी करनी है, आपको मान लो एग्जाम देना, आपका जब भी एग्जाम आएंगे तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा ना, साइट पे जाके, डीयू की साइट पे जाकर फॉर्म भरना पड़ेगा। आपने फॉर्म ही नहीं भरा तो क्या आपको एग्जाम में बैठने देंगे? नहीं भाई, वो लीगल फॉर्मेलिटी है। चाहे उनके पास आपका एडमिशन, आपका कॉलेज में एडमिशन नंबर वगैरह सब आपके पास, उनके पास है, लेकिन एग्जाम फॉर्म अलग से भरना होता है ना, तभी तो एग्जाम में बैठने देते हैं। तो वो फॉर्म नहीं भरा आपने, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट तो हो, लेकिन आपने फॉर्म नहीं भरा। ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिया था गाड़ी का, आपने अपने दोस्त से गाड़ी खरीदी, लेकिन उस गाड़ी के कागज अपने नाम पे नहीं करवाए। भाई कागज भी तो नाम पे कराओगे, एक लीगल फॉर्मेलिटीज है ना, वो तो कंप्लायंस उसका करोगे। कंप्लायंस करना मतलब किसी भी काम, किसी लॉ में कुछ चीजें लिखी हैं तो उसको करना, उसे बोलते हैं कंप्लायंस करना। तो अगर कोई ऐसी चीजें हैं तो आपको करके चढ़नी पड़ेगी, करके चलनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो वो भी आपका इनवैलिड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट, सर्टेनिटी एंड मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हो वो कट टू क्लियर होना चाहिए एकदम। हमारे एग्जांपल में क्या था इसमें कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 लीटर या 1500 टन 1500 टन ऑयल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया किसी से, लेकिन कौन सा ऑयल ये मेंशन ही नहीं करा आपने कॉन्ट्रैक्ट में, उस कॉन्ट्रैक्ट में ऑयल मेंशन ही नहीं करा दोस्त, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी इनवैलिड बोलेंगे, वैलिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये था आपकी क्लास में आज के लिए। इसको आपको क्या करना है, एक बार रीडिंग करनी है, मैंने पूरा ढंग से ही पढ़ा है हमने, और उसके बाद शॉर्ट में भी हमने रिवाइज भी करा है इसको। तो आपको दोनों चीज करने के बाद एक बार अपनी रीडिंग मारनी है दिन में, उसी दिन जिस दिन आप क्लास लोगे,
चाहे जितना भी टाइम मिले, आपको कभी भी टाइम मिले, 10 या 15 मिनट, ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोला 4 घंटे पढ़ो, नहीं, 15 मिनट दे दो बस इसको, 15 मिनट रीड कर लेना एक बार, बस इतना कर देना उस दिन में। अगर आपने ये 15 मिनट दे दिया ना इसको क्लास के बाद, तो मैं कह रहा हूँ आपको पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने ये चीज़ कर ली। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे भी पढ़ के चलेंगे। आज थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था, टेक्निकल ऊपर, जहाँ पे टेक्निकल पार्ट था, ये देखो यहाँ पे हमने पूरा ग्राफ व्राफ बना के समझा है। आगे जहाँ पे टेक्निकल पार्ट होंगे वहाँ पे हम ऐसे चीज़ों को बना के समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।